बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मौसम ख़राब है, तबीयतें भी ख़राब हैं, तो अपना खासा ख्याल रखिए ताकि आप आजकल के मौसम से बच सके। सबसे पहले हम अपनी टॉप जो 5 स्टोरीज हैं उनको शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली स्टोरी तो वही है जिसका तस्करा आजकल जुबान ज़द-ए-आम है, और वो है 26वीं आईनी तरमीम, जिसके तहत अब चीफ जस्टिस तैनाती के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। और कौन कौन इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ है, किन किन पार्टीज के कौन कौन से नुमाइंदे इसमें शामिल किए गए हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके असरात क्या होंगे, ये सबसे अहम मामला है, इस पर भी रोशनी डाली जाएगी। इसके अलावा मामला है मुल्क भर में महंगाई का तूफान है। हुकूमत ये दावे करती है कि महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन समरात पहुंचने के बजाय उल्टा चीजें, अशिया ज़रूरिया महंगी होती जा रही हैं, जिसमें सब्जियां हैं और गोश्त हैं। इन सब की कीमतें काबू से बाहर हो चुकी हैं, आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कज़ाफ स्टेडियम में तामीराती काम में तेज़ी देखने में आ रही है। देखते हैं किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ तालिब इल्मों की नाथवा कंधों पर भारी भरकम बस्तों का बोझ कब होगा कम, जिससे बच्चे बहुत हैं नाला। और साथ ही साथ एंड में आपकी मुलाकात करवाएंगे बोल हू से मशहूर होने वाली हादिया हाशमी से, जो बनेंगी आज एक न्यूज़ की मेहमान और हमारे साथ होंगी पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो जनाब, सबसे पहला जो मामला है इशाल, वो है 26वीं आईनी तरमीम का, जिसके तहत चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए अब कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। और वो जमात जो कि सबसे ज़्यादा एतराज़ कर रही थी, उनके बहुत से नुमाइंदगान के हमने टीवी टॉक शो सुने। उनका ये कहना है कि हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कि वो भी इसमें शामिल है। यानी कि PTI के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ होंगे, एहसन इकबाल होंगे, शाइस्ता परवेज़ मलिक होंगी, सेनेटर आज़म रशीद तारड़ होंगे नून लीग की तरफ से, इसी तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से होंगे साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, फारूक H नाइक और सैयद नवीद कमर। सुन्नी इतिहाद से जो लोग शामिल किए गए उसमें है बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा। इसी तरह से JUI फे की जो नुमाइंदगी है वो करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। और PTI लास्टली की तरफ से भी सेनेटर अली ज़फ़र कमेटी का हिस्सा होंगे। और MQM की तरफ से भी रना इंसार कमेटी में शामिल है, जबकि पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज शाम 4 बजे होगा। कमेटी पहले इजलास में अपने चेयरमैन का तकर्रुर करेगी। फिर कमेटी में वज़ारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। और फिर 3 सीनियर तरीन जजेस में से जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, इनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। गो के 2/3 अक्सरियत से मुंतखब किया जाएगा, लेकिन मामला ज़रा पेचीदा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती में भी बहुत से तनाज़ात होते हैं। तो क्या इस पर भी अब ये सिलसिला तो नहीं हो जाएगा? बात कर लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह फिल्डेट। आपको अहमद साहब, आपके ख्याल में जो पहले तरीका था, सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन जो जज थे वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हो जाते थे, लेकिन अब जो तब्दीली की गई है 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक का इंतखाब करना होगा इस कमेटी को, जिसको हतमी शक्ल दे दी गई है। आपको लगता है कि तनाज़ात के बगैर चीफ जस्टिस की तैनाती हो जाया करेगी? और जो एतराज़ था अपोजिशन को, PTI को ख़ास तौर पे, कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, कहीं ऐसा तो नहीं हो चुका? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस दफ़ा तो शायद बहुत बड़ी पेचीदगी नहीं होगी, लेकिन क्या आइंदा भी ऐसी पेचीदगी नहीं होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चॉइसेस नहीं हैं कमेटी के सामने। कमेटी जिन जजेस के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत रखती थी, यानी ये पार्टियां, वो पहले और दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे जो जज है उनके बारे में उनके ज़्यादा ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स नहीं थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की चॉइस उनकी चॉइस होगी, इस पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐन मुमकिन कि वो समझदारी का मुजाहरा करे और पहले नंबर वाले जज साहब को ही चीफ जस्टिस बना दे। उसकी वजह यह है कि अब चीफ जस्टिस के पास वो पावर्स नहीं रही जो पहले हुआ अगर वो बन भी जाएंगे बड़ा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, पहले अगर कोई बड़े केस का बड़ा फैसला आता था तो दूसरी जमात जिसके हक में आता था वो तो खुश थे, जिसके हक में नहीं आता था वो ये कहते थे ये जज फला पार्टी का है, ये फैसला फला की मर्जी से आया। अब तो जब पैनल बैठेगा, पैनल में जो सिलेक्शन होगी वो जाहिर है तमाम जमातों की नुमाइंदगी उसमें मौजूद होगी। उसके बाद जज का जो फैसला किया जाए, चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। समझते हैं जब चीफ जस्टिस कोई फैसला देंगे तो उस पर तमाम जमातें सर तस्लीम हम कर देंगी, या फिर भी एतराज़ात उठाए जाएंगे, क्योंकि अब तो सबकी अपनी नुमाइंदगी भी बीच में शामिल होगी ना चुनने में?
ये दुरुस्त है कि सबकी नुमाइंदगी है, और अगर ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला हो तो और भी बहुत अच्छा होगा। उसके इम्कानात कम है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी तो हुकूमत को हासिल है, हम्म। या हुकूमत की हामी जमातों को हासिल है। ठीक है। इसलिए ये कहना, पहले भी जब ये नहीं होता था तब भी लोग एतराज़ करते थे कि ये जज फलां का है या फलां का नहीं है, लेकिन अब जबकि इस तरह की नॉमिनेशन होगी तो ये कहने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, लिहाजा कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी लोग कहते रहे हैं, अब भी कहते रहेंगे। और मेरा ठीक है। ख्याल ये है कि जो भी जज अपॉइंट होगा वो इंडिपेंडेंट ही होगा, वो किसी का साथ नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। तो समझते हैं कि जो अवाम के फैसले, अवाम के मफादात का कहा गया था कि ये जो तमाम फैसले किए जा रहे हैं, आईनी तरमीम की जा रही है, ये एक तो जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए, दूसरा अवाम के लिए बेहतरी के लिए की जा रही है। समझते हैं इससे जुडिशरी स्ट्रेंथन होगी, अवाम की बेहतरी के लिए किए गए हैं ये फैसले? अवाम की बेहतरी के लिए तो बराह रास्त ये फैसले नहीं हैं, ये तो टॉप के लेवल पे पावर प्ले है, ताकत का हसूल। पहले ये ताकत का तवाज़ुन अदलिया के हक में था, और बहुत से सियासी जमातें और बहुत से लीडर उसका शिकार भी हुए, तो अब उन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। अब ये बैलेंस हुआ है या ताकत का तवाज़ुन ज़्यादा ही हुकूमत के हक में चला गया है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अवाम के बराह रास्त मफादात की तो इसमें कोई बात नहीं है, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है। अच्छा, आपको क्या लग क्या रहा है कि निज़ाम में तब्दीली जा रही है और वो तब्दीली मस्बत भी हो सकती है? क्योंकि हमने मुसलसल देखा कि ओपोजिशन ये कहती रही कि ये अदलिया को कमज़ोर करने की साजिश है, अदलिया को कमज़ोर करने के साथ साथ कुछ ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए होने जा रहा है। निज़ाम बेहतर होने जा रहा है? इस वक्त जो खींचातानी होनी थी वो तो हो चुकी। देखिए, निज़ाम तो पहले भी कोई बुरा नहीं था। सीनियर मोस्ट जज अपॉइंट हो जाता था ऑटोमेटिकली, उसके ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता था, और निज़ाम अब भी हो सकता है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप निज़ाम को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन ऐसे कर रहे हैं कि अपने फेवरेट जजों को मौका दे रहे हैं और मेरिट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और तो फिर ये निज़ाम बुरा हो जाएगा खुद ब खुद। माजी में हमने देखा था कि जब ये सीनियरिटी का निज़ाम नहीं था और हुकूमत का रोल होता था, तो उस ज़माने में इस किस्म की टेंडेंसीज होती थी कि अपनी पसंद का जज लाया जाए। तो ये एक इम्कान रहेगा मेरे ख्याल में, ये जो नया निज़ाम बनाया गया है, इसमें हुकूमत के इन्फ्लुएंस करने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, तो हुकूमत क्या मैच्योरिटी के साथ काम करेगी या नहीं करेगी? अच्छा अहमद साहब, ये शुरू में कहा जाता रहा कि काजी फायज ईसा चूंकि 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हें ख़ास तौर पे फैसिलिटेट करने के लिए या उन्हें उनके ओहदे पर रखने के लिए, आईनी अदालत का सरबराह बनाने के लिए सारी प्रैक्टिस हो रही है, सारी एफर्ट हो रही है। लेकिन अब तो लग रहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। तो क्या असल मुद्दा उन्हें फैसिलिटेट करने का था, उन्हें ओहदे पर रखने का था, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए था? आपकी राय क्या है इस पर? नहीं, असल मसला ये था कि अपनी पसंद के जजों को लाया जाए, और जिनको परसीव करते हैं कि वो उनके मुखालिफ जज हैं उनको रोका जाए, ये असल मकसद था। अच्छा, काजी फायज ईसा उसमें शामिल थे। आपकी राय में ये सारा जो प्रोसेस है अब ये 1 से 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा? गालिबन आज रात 12 बजे तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कानून ठीक हो गया। अहमद बिलाल साहब, आप पिलजाट के सरबराह भी हैं, आप क्या कहते हैं जो आईनी तरमीम हुई है, तरीका कार दुरुस्त है, इसी तरीके से होना चाहिए था? जो सितंबर के वस्त में जब पहली दफ़ा कोशिश की गई थी तरामीम करने की, तो वो तो तरीक़ेकार बिल्कुल ही गलत था। कोई कंसल्टेशन नहीं थी, कोई ड्राफ्ट सामने नहीं था, और कोई इत्तफाक पैदा करने की कोशिश नहीं की गई थी, और कोशिश ये हो रही थी कि एक ही रात पे बगैर किसी कंसल्टेशन के ये पास कर लिया जाए कानून। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त से लेके अब तक जो 1 महीना गुजरा है, उसमें बहुत कंसल्टेशन हुई है पार्टियों के दरमियान। पीटीआई भी उसमें अच्छी बात यह है कि शरीक रही है। लेकिन अहमद बिलाल साहब, कंसल्टेशन से ज्यादा खींचातानी चलती रही है। लास्ट मोमेंट तक हमने देखा कि पीटीआई इससे मुत्तफिक नहीं थी, मौलाना गो के मुत्तफिक हो गए थे या पीपल्स पार्टी एग्री थी, लेकिन फिर भी पीटीआई शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहती थी। देखिए, जिसको आप खींचातानी कह रहे हैं, यही पॉलिटिकल प्रोसेस है। और पीटीआई के बारे में आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बानी पीटीआई की मुलाकात से पहले,
उसमें तो दोनों ने इत्तेफाक राय का इजहार किया था जो आखिरी उनका था। तो बहरहाल अगर वो ना भी हुए हों तो कंसल्टेशन बहरहाल हुई और बहुत जोर शोर से हुई। 1 महीना मौलाना के घर पे मुख्तलिफ पार्टियां आती रहीं और डिस्कशन होती रही। इसीलिए आप ये देखें कि जो आखिरी ड्राफ्ट है वो पहले ड्राफ्ट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। उसमें 53 पॉइंट्स है, इसमें 22 पॉइंट्स है। तो इसलिए ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। अच्छी बात होती है अगर मजीद कंसल्टेशन का मौका होता। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई अहमद साहब के 1 महीने से ज्यादा, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कंसल्टेशन होती रही, सियासी एक प्रैक्टिस का हिस्सा है सारा कुछ, लेकिन जो पीटीआई वाले दोस्त इल्ज़ाम लगाते रहे, वो कहते हैं कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमें 1 अरब से ज़ायद की जो बोलियां लग रही हैं, हमें ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन इतनी सारा कुछ अगर हुआ है वाकई में तो फिर भी उनके वोटों के बगैर ही ये आईनी तरमीम हो गई, तो किसकी बात को सच माना जाए? जी बस ये आप देखते हैं कि जब भी इस किस्म की तरमीम का कोई मामला होता है, कोई सेनेट का इलेक्शन होता है या सदर का इलेक्शन होता है, तो इस तरह के इल्जामात लगते हैं कि हमारे लोगों को खरीद किया गया, हमारे लोगों को बहुत प्रेशर में लाया गया। वो बहुत एग्जैजरेटेड होती हैं ये बातें। और इस तरह आपने देखा कि जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें पीटीआई का तो कोई एक भी मुनारिफ नहीं है। ये ठीक है इंडिपेंडेंट लोग थे तो पीटीआई की हमायत से आए, लेकिन वो पीटीआई के तो नहीं थे टेक्निकली स्पीकिंग। जो 2 लोग मुनारिफ हुए वो बीएनपी के थे। बीएनपी अगर ये इल्जाम लगाए तो उसका इल्जाम दुरुस्त है कि उनके 2 लोग मुनारिफ होकर उन्होंने सेनेट में वोट दिया। तो इसलिए ये इल्जाम एक हद तक सही है और हो सकता है कि पीटीआई के इल्जामात पे सदाकत हो, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फाइनल रिजल्ट था उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि पीटीआई के बहुत से लोग डिफेक्ट कर गए हों। बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब आज रात तक 3 नाम देने के पाबंद होंगे। फाइज ईसा की तरफ से भी 3 नाम दिए जाएंगे और 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उसमें से फिर जो हुकूमती मुंतखब कमेटी है वो किसी एक नाम का चुनाव करेगी। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनाकाद की तैयारियों की, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक होगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनाकाद के लिए तैयारियां जारी हैं और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मोहसिन नकवी साहब वहां पर पहुंचे थे और तामीराती कामों का उन्होंने जायजा भी लिया। सुबह पहुंच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्न है तैयारियों को लेके और अब लगता है कि इस बार जो तैयारियां होंगी वो बड़ी भरपूर होंगी। बेसमेंट की तकमील के बाद कहा जा रहा है कि फ्लोर्स की तामीर और फिर स्टील फिक्सिंग स्ट्रक्चर का काम तेज़ी से जारी है। तो इन सारे इंतजामात का, तैयारियों का और जो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, मोहसिन नकवी साहब खुद पहुंचे हैं, चेयरमैन पीसीबी, और लगता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पे जो खूबसूरती होगी वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। इंटीरियर्स भी तैयार किए जा रहे हैं और उसके अलावा स्टेडियम की तैयारी जो चौधरी अशरफ से जान लेते हैं कि अब तक कहाँ तक काम पहुंचा। चौधरी अशरफ बताएगा कि दिन रात हम देख रहे हैं कि काम जारी है, मोहसिन नकवी साहब खुद भी पहुंचे हैं, कब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और फिर आवाम देख भी सकेंगे इसे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में तैयारियों का तो आगाज़ पहले से कर रखा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पर जो रेनोवेशन का काम है वो जारी है, क्योंकि ये तकरीबन 7.25 अरब रुपए की लागत से ये स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है और ना सिर्फ अपग्रेड किया जा रहा है बल्कि तकरीबन जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये मेन बिल्डिंग तैयार हो रही है जहां पर ना सिर्फ खिलाड़ियों का पवेलियन होगा और इसके साथ साथ यहाँ पर जदीद तर्ज का यहाँ पर वेन्यूज़ बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ अगर बैक साइड पर देखें तो ये तामीराती काम जारी है और पूरे स्टेडियम में जो सिटिंग का एरिया है वो नया बनाया जा रहा है ताकि शायकीन क्रिकेट को यहाँ पर क्रिकेट बिल्कुल सही मायने में आकर देखने को मिल सके। और यहाँ पर क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये काम जारी है, तकरीबन 8 अरब रुपए की लागत स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है और इसका काम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस काम को मुकम्मल करने की जो डेडलाइन दी गई है वो 31 दिसंबर दी गई है। 31 दिसंबर तक ना सिर्फ ये स्टेडियम की जो इतनी तामीराती काम है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ स्टेडियम के चारों अतराफ में जो दाखिली रास्ते हैं वो भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान ने
फरवरी में, मार्च में पाकिस्तान ने यहाँ पर करनी है, जिसके लिए लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम, रावलपिंडी का स्टेडियम के साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची में इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले कराए जाएंगे, जिसके लिए कराची का और लाहौर का स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी है। जबकि रावलपिंडी में पहले से भी कुछ काम हो चुका है, लेकिन उसकी भी अपग्रेडेशन का काम वहाँ पर भी जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाइयों को स्टेडियम में लाया जाएगा और उनको बेहतरीन सहूलत मुहैया की जाएगी, और इसके साथ साथ जो शायकीन का व्यू है उसको भी बेहतर बनाने के लिए ऐसा व्यू बनाया जाएगा जिससे शायकीन को वो देख सकें कि मैच बिल्कुल ग्राउंड उनके करीब तक पहुंच जाएगी इस नई रेनोवेशन के बाद। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, आप हमें बता रहे थे दिन रात की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा, काम बेहतरीन तरीके से जारी है। हम जो है दूसरी तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की तरफ को उसका आगाज होने जा रहा है और उसके लिए पिच जो है वो दोबारा से तैयार हो रही है। और जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हेड क्यूरेटर जो है वो टोनी हेमिंग के साथ पिच की तैयारी की जा रही है और उन्हें फिर से एक बार स्पिनर्स के लिए बेहतरीन पिच तैयार करने का कहा गया है। बिल्कुल, और जेसन गिलेस्पी हैं, जबकि दीगर जो हमारे कप्तान हैं शान मसूद, वो भी इस मुशावरत का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारी जो इस वक्त एक्सपर्टीज़ हैं वो स्पिनर्स का जो जादू है इस बार भी हम चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सती साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अहमद भाई, किस तरह देखते हैं दूसरे टेस्ट की जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मोराल तो अप है, तीसरे टेस्ट में आपको क्या लग रहा है, कैसा खेल होने जा रहा है? जी, तीसरा टेस्ट बहुत दिलचस्प हो चुका है जब पाकिस्तान ने बड़ी डरावनी अंदाज में वापसी की दूसरे टेस्ट में और एक स्पिन की मददगार पिच। अब यकीन मानिए, मुझे क्रिकेट को देखते हुए कोई 25 से 30 बरस हो चुके हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में मुल्तान में कभी स्पिनिंग विकेट इससे पहले इंटरनेशनल मैच में नहीं देखा था। मेरी क्रिकेटर से सबसे बात हुई थी, वो कोई स्पिनिंग विकेट नहीं बनता था। उसकी वजह ये है कि ये बनाते नहीं थे। आप समझ रहे मेरी बात को, ये बनाते नहीं थे, बन सकता था। अब जो रावलपिंडी का पिच है, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये उस तरह से बन पाएगा, क्योंकि इसमें दो फैक्टर बहुत अहम है। क्योंकि मुल्तान में वो मैच उसी पिच पे हुआ था जिस पे पहला टेस्ट हुआ था, तो जिस वजह से पिच काफी खराब हो गया था, फिर मजीद उसको खुश्क किया गया, ड्राई किया गया और वो काफी रफ हो गया। अब रावलपिंडी में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मैच कोई नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पर हीटर चला के और बड़े बड़े पंखे चला के इसके अंदर जो जमीन के अंदर मॉइस्चर होता है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उस तरह से खुश्क हो पाएगा? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है अहमद भाई, लेकिन एक चीज और है, अगर हम स्पिनर्स को देखते हुए ही रावलपिंडी के पिच को भी तैयार करने जा रहे हैं और उस पर हमारे बल्लेबाज ना चल पाए, जो हम जाल बिछा रहे हैं अगर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए, वही हमारे अगेंस्ट चला गया तो फिर क्या होगा? और फिर क्या हमारा दारोमदार सिर्फ स्पिनर्स पर रहेगा? देखिए, बैट्समैन को परफॉर्म तो करना है ना। मुश्किल देखिए, आप ग्रीन विकेट बनाएंगे तो फिर भी उस पर भी आउट हो सकते हैं, आप स्पिनिंग विकेट बनाएंगे उस पर भी आउट हो सकते हैं। ऐसी देखिए, हार जीत जो है ना, इस हार के डर से हमने बहुत मर्तबा बैटिंग बिल्कुल विकेट्स बनाए और हम खुद हारते गए। इससे आपकी क्रिकेट ग्रो नहीं करती। कभी भी नुक्ता निगाह एक टेस्ट मैच को नहीं बनाना चाहिए। आप एक टेस्ट मैच को बचाने के लिए अपनी सारी क्रिकेट खराब कर देते हैं। बल्कि मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा, जहां पे ग्रीन विकेट बनता है वहां ग्रीन बनाए, जहां स्पिनिंग बनता है वहां स्पिनिंग बनाए, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की कंडीशन में खेल के इन द लॉन्गर टर्म आपके प्लेयर के पास स्किल बढ़ेगा। जब वो एक बार स्किल बढ़ेगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली दुनिया की बेस्ट टीम्स में आना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज बहुत अहम है पिच को लेके, वो ये कि रावलपिंडी का पिच जो है, इसकी मट्टी सख्त होती है, ये इतनी जल्दी खुलती नहीं है। तो अगर तो ये स्पिनिंग विकेट बनाने में कामयाब हो जाते हैं जैसे तैसे, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं बना पाए, क्योंकि उन्होंने सब इस पे घास उड़ा दिया, मॉइस्चर उड़ा दिया है, तो फिर मुझे डर ये है कि मुकम्मल फटा बन जाएगा। अच्छा। तो मुझे दो ही इसमें बिहेवियर नजर आते हैं, या तो ये स्पिनर को सपोर्ट करेगा या ये सीधा बैटिंग विकेट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एवर, एक चीज़ और भी है कि हमने जिस तरह से पहले मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया, बहुत अच्छी शानदार जो है वो हमने परफॉर्मेंस दी, हम जीत भी गए। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम एक मैच जीत जाते हैं, अगली दफ़ा में हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। और फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने भी कहा कि स्पिनर्स के लिए अगर तैयार की जा रही है पिच, तो हो सकता है कि वो बैटिंग वालों के लिए भी सूदमंद साबित हो। और अगर इंग्लैंड टीम खेल गई उसके ऊपर, तो समझते हैं कि हमारे ऊपर खतरात मंडला रहे हैं कि हार भी हमारा मुकद्दर हो सकती है। लेकिन जो एक अच्छी टीम होती है ना, एक तो उसका एटीट्यूड जो होता है वो नेवर डाई एटीट्यूड होता है। यानी वो ये नहीं होती एक बार जो है वो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यानी कि एक मैच जीत लिया तो आपने एफर्ट किया, अगले मैच फिर रिलैक्स हो गए। जो प्रोफेशनल टीमें होती है वो कभी रिलैक्स नहीं होती। उनको पता है ये जो हमने ग्राउंड में पूरी जान मारनी है, और मेंटली वो फोकस्ड होके आते हैं। हमारा प्रॉब्लम है, हम मेंटली फोकस नहीं होती, हमारी
बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए आपको अपने हथियार पूरे रखने हैं। इंग्लैंड ने पिछले टेस्ट मैच में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खिलाया था कि उन्होंने फास्ट बॉलर भी पूरे रखे थे और स्पिनर भी रखे थे। पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कि 2 फास्ट बॉलर को हर हाल में लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स को भी ले जाना चाहिए। अमर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर स्पिनर्स पे आधार रखा हुआ है जिस तरह से नुमान ने और साजिद ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है, इस बार क्या लग रहा है इंग्लैंड उन्हें काबू करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं? देखिए इंग्लैंड जो है वो बड़ी एक थिंकिंग साइड है और वो जो पहले टेस्ट मैच में गलतियां की हैं ये उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और ये इसके ऊपर कोई जो स्पिनर्स को रीड करेंगे कि पाकिस्तान के नुमान अली है, उनकी क्या स्पेशलिटी है, साजिद खान किस तरह से बॉल करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए अपनी एक ये हिकमत अमली बना कर आएंगे। ये काउंटर अटैकिंग साइड है, तो असल इम्तिहान अब स्पिनर का तीसरे टेस्ट में होगा कि जब वो उन पे काउंटर स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे तो उस पर ये कैसे सर्वाइव करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज लास्टली मैं अगर जानना चाहूँ कि जो हमारे जाने वाले खिलाड़ी हैं, जैसे चाहे इसमें शाहीन शाह हो, नसीम शाह हो या हमारे बाबर आजम हो, इनकी वापसी कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हम सीरीज अपने नाम कर लेते हैं इन्हीं नए खिलाड़ियों के साथ? देखिए सारे प्लेयर हैं पाकिस्तान के, अंदर बाहर होना का खेल का हिस्सा है, तो इनको चाहिए कि आगे फर्स्ट क्लास सीजन आ रहा है, खूब दबा के मेहनत करें, फिटनेस बेहतर करें, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करा लें अगर कोई कमी कोताही रह गई है और वापसी करें। वापसी मुश्किल नहीं होती, मेहनत करेंगे तो वापसी के लिए जाहिर है उन्हें अपने आप को बेहतर करना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकली जो ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, मिल के खेलने की जो एक जज्बा है वो ज्यादा जरूरी है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पे बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। बॉलीवुड ने पाकिस्तान की माया नाज मरहुमा गुलकारा रेशमा के गाने अखियां दे कोल कोल की कॉपी को शामिल कर लिया है अपनी मूवी के अंदर। इसमें काजोल है, कृति सिन्हा है, जैसी अदाकाराएं हैं जिन पर मबनी ये फिल्म है दो पति। और 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी, लेकिन हाथ पांव तोड़ दिए हैं उस गाने के। पाकिस्तान को पंजाबी क्लासिकल गाने की कॉपी को शिल्पा राव ने गाया है और नए गाने की शायरी को कौसर मुनीर ने लिखा है, जबकि बॉलीवुड गाने की मौसीकी तशनीक बाकीची ने तरतीब दी है और इसे भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल टी सीरीज की बैनर तले रिलीज किया गया है। लेकिन मदाहों ने गाने की कॉपी पर नाराजगी का इजहार किया, कह रहे हैं कि आपने इंसाफ नहीं किया रेशमा के साथ और उनके ये सुपर डुपर हिट गाने के साथ। गाना सुनिए, उस पर फिर बात करते हैं। की तरफ से कहा गया कि जी आपने इंसाफ नहीं किया, शेम ऑन यू कहा गया है, बड़ा कुछ कहा गया है, ट्वीट्स भी की गई हैं और तनकीद का निशाना बनाया गया है। खान ने भी कहा है कि शेम ऑन यू और इस तरह से मतलब बहुत सारे फनकार इसके ऊपर वो दुख का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ एक और सिंगर, गानों की बात हो रही है और खूबसूरत आवाज़ की बात हो रही है, तो हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज़ की हामिल नन्ही सी गुड़िया हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है और ज़रा कौन कौन से अपनी मौसीकी के जौहर दिखा चुकी हैं, फिर वो सुनिए, उसकी मुलाकात भी करवाते हैं। सोनू निगम के हादिया की आवाज सुनने के बाद, इनका गाना सुनने के बाद बोल हूँ जो कि बड़ा मशहूर भी हुआ था, क्या जज्बात थे उनके वो भी देखिए। सोनू निगम ने जब ये गाना सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू थे और तौर पर एक फनकार की अंदर की कला को समझ सकता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे साथ हादिया मौजूद भी है, मुलाकात करवाते हैं। नन्ही सी गुड़िया लेकिन फैंस इनके बड़े बड़े हैं। वेलकम टू पाकिस्तान मॉर्निंग हादिया, कब से ये सफर शुरू हुआ और ये आवाज माशाल्लाह कोशिश से आपने बनाई है या अल्लाह ताला की देन है? गॉड गिफ्टेड भी है, लेकिन इस पे मेहनत बहुत हुई है। मेरे जो उस्ताद है सर ज़ियाउल हक, उन्होंने बहुत मेहनत की है। कितनी उम्र से प्रैक्टिस? व्हेन आई वाज 8 इयर्स मैंने तब स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट मैंने तरानों से किया था, नातों और तरानों से। तो जब मैंने स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय फर्स्ट कंपटीशन। तो वहाँ पर सबने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ नज़र आ रहा है मुझे, तो उसको क्यों ना हम निखारें, उस टैलेंट को, और क्यों ना हम हादिया जितने सुरताल आपके पक्के हैं, पुख्ता हैं, आपका तो लगता है ताल्लुक ही किसी मौसीकाना लगता है लोगों को, लेकिन नहीं। कोई और भी गाना गाता है?
कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, कैसा लगता है जब सब तारीफ करते हैं और बड़े बड़े सिंगर आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, गुलकार आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है? मुझे बहुत ऑनर्ड फील होता है उस वक्त कि मुझे मेरे से बड़े उम्र के भी लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह मेहनत करती रहूँ, जो इंशाल्लाह करती रहूँगी, और लोगों की ऐसी अप्रिसिएशन चाहिए। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बॉलीवुड ने जो हशर किया है रेशमा जी के गाने के साथ, वो तो हमने सुनवा दिया, उसमें बड़ी तनकीद भी हो रही है, तो रेशमा जी को ही ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनका कोई गाना हम अगर हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी देखिए, हर सिंगर का अपना एक सिग्नेचर सॉन्ग होता है, तो मैडम रेशमा जी का लंबी जुदाई। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए, तो क्यों ना हम लेकर आए सेट पे बाकायदा। आगाज हम करते हैं बिल्कुल बाकायदा। यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओ। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई। आ जाएं, तशरीफ रखें। और फिर अभी तो आगाज़ है नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस खूबसूरत आवाज़ को आप तक पहुँचाएँ। तो आगाज़ आप बता रही थी कि आपने स्कूल में ऑडिशन दिया था, वो कौन सा नगमा था? वो था मैडम नूरजहां का ए वतन के ज़जीले जवानों। अच्छा, उसी के ऊपर ही आपने सबको मुतासिर कर दिया। पता है उस नगमे ने कितने जवानों को जगाया था, और जंग में उसने बहुत किरदार अदा किया था। उस जंग की जीत में बड़ा अहम रोल था। बिल्कुल, जैसे मैं भी जब मिली तराने पढ़ती हूँ मैडम, स्पेशली मैडम नूरजहां के, तो दिल में एक अलग ही हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो जाग जाता है। वाह जबरदस्त। तो छोटी सी बच्ची के अंदर जाग जाता है। जी बिल्कुल, बच्चे इसमें बच्चे बड़े नहीं, क्योंकि वो दिल में आपके जो वतन की मोहब्बत होती है ना, वो फिर सामने उभर के आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई कलाम खूबसूरत सा जो आप बार बार सुनती हो, गुनगुनाने का दिल करता हो फारिग वक्त में हॉबी के तौर पे, वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। कलाम, हाँ, कलाम, नगमा, जो आप चाहती हैं, वो आज हमने आपसे सुनना जो भी मेरा फेवरेट है। अभी क्योंकि हम तराने पे बात करें तो ए पुत्र हटाते नहीं बिकते कर लेते। हाँ, जरूर मैडम को ट्रिब्यूट भी हो जाएगा, याद ताज़ा करना। मैडम का कोई और भी नगमा सुनेंगे हम, क्योंकि मैडम का तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना। ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, की लबड़ी विच बाजार कुड़े, देन मेरे दाता दी, ए देन मेरे दाता दी, नाए वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे।
अब आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, अब तो लाखों आपके फैंस हैं, आप किसकी फ़ैन हैं? आपने जिसको देख के सीखा हो और अब भी सीखती हो? वो हैं सीनियर, उनमें इंडियन और पाकिस्तान दोनों के बता। हाँ, जहाँ का भी सीनियर हो। पाकिस्तान में देखा जाए तो मैडम नूरजहान, मैडम आबदा परवीन जी, सर सजाद अली, बहुत से हैं सीनियर। लेकिन अभी अगर आपके सिंगर्स में आप देखें, आजकल के सिंगर्स में, तो उनसे मैं कुछ ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं, मुझे उनसे ज़्यादा कोई इंस्पायर नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे जो बड़े सिंगर्स ने जो कर दी है, उसी को अभी जो है मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल उन्होंने गा दिया। जो वैसे भी आजकल तो इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, इतने एडिटिंग के मामला आ चुके हैं कि कोई भी सिंगर बन जाता है और क्लेम कर देता है। लेकिन आपके जिस तरह के माशाल्लाह सुरताल पक्के हैं, तो उसके लिए तो एक रियाजत चाहिए, उसके लिए एक टीचर भी चाहिए, एक सिखाने वाला चाहिए। और हादिया बड़ी भारी है रिदम है आवाज़ के अंदर। हम लोगों ने, आपने कहा आपको आबदा परवीन जी और आप मैडम नूरजहान को फॉलो करती आई हैं, तो उनकी आवाज़ बड़ी भारी आवाज़ थी। बचपन में छोटे बच्चे की आवाज़ ना बड़ी बचपना होता है उसके अंदर, लेकिन अभी भी आपकी आवाज़ अगर हम सुने तो वो मैडम नूरजहान को कहीं ना कहीं हम लग रहा होता है कि इंडिया में कौन है लता फेवरेट है आपकी? बिल्कुल। अच्छा, उनका लता जी का कोई हो जाए गाना फिर? हाँ। और यकीन कीजिए हमारा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा दिया कि हम आपको थैंक यू बोले, लेकिन ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और इसी तरह से गाती रहिए और अपने फैंस में इजाफा करते रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो एक बार फिर मामू बन गए हैं। वाकई? कौन से वाले मामू? असली वाले मामू। अब उनकी बहन के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है माशाल्लाह उनके घर। और इंस्टाग्राम पर बख्तावर भुट्टो और उनके शौहर महमूद चौधरी ने ये खुशखबरी अपने चाहने वालों को दी है और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। और बख्तावर भुट्टो के यहाँ ये तीसरे बेटे की पैदाइश है, 20 अक्टूबर 2024 को हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलसल ये तीसरा इनका बेटा है, यानी कि तीनों बेटे हैं, वो अक्टूबर के महीने में इनकी पैदाइश हुई है। तो बख्तावर भुट्टो की तीसरी बार मां बनने और बेटे की पैदाइश की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। ये हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो बख्तावर को और बिलावल भुट्टो को मामू बनने पर, असली मामू बनने पर। वो वाले मामू नहीं जो अमूमी तौर पे हम छेड़ने के लिए कहते हैं कि जी इसको मामू बना दिया किसी ने। तो बिलावल भुट्टो तीसरी बार असली वाले मामू बने हैं। और उनके पहले बेटे की जो पैदाइश है वो भी अक्टूबर में हुई थी और उनका नाम मीर है, अगर मीर हाकिम महमूद चौधरी है उनके पहले बेटे का नाम। और इसी तरह से दूसरे बेटे का नाम उन्होंने रखा है मीर सजावल महमूद। और अब देखें तीसरे बेटे का नाम वो क्या रखते हैं। बहरहाल जी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला बच्चे को भी ज़िंदगी सेहत के साथ दे और और ये तो थी आपकी देख भी रहे हैं तस्वीर, हम हमारी दुआएं हमारी बेस्ट बड़े नॉटी बच्चे हैं माशाल्लाह से। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए महंगाई की जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमती दावे अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत मुसलसल ये क्लेम कर रही है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आवाम तक दालों का दाम है या फिर सब्जियों का दाम है, फ्रूट्स के दाम है या फिर गोश्त के दाम है, इस वक्त तमाम चीज़ों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। कुव्वत खरीद आवाम की ख़त्म होकर रह गई है। लोग ये रोते हैं कि वो सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, वो मिर्च नमक नहीं खरीद सकते, वो ज़रूरियात ज़िंदगी अगर नहीं खरीद सकते तो वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारे। सारिफीन जो है वो इस वक्त चकरा कर रह गए हैं। इदारे शुमारियात ने जो रवां हफ्ते रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक टमाटर, दालें, आटा, मुर्गी गोश्त समेत 19 अशिया मजीद महंगी हुई हैं। पाकिस्तान में आए दिन खाने पीने की अशिया आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त आम शहरी जो है वो तो ज़िंदगी गुजार ही नहीं पा रहा, वो तो अशियाए ज़रूरियात जो कि बहुत ही बुनियादी ज़रूरत की इदारे शुमारियात के मुताबिक इशाल 19 अशियाए ज़रूरियाँ हैं, जिसमें दालें हैं, जिसमें फल हैं, जिसमें गोश्त है, जिसमें दूध है। इन सारी कीमतों की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने भी जो रवां हफ्ते रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक भी तमाम चीज़ें तमाम मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। एहतशाम हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद से और शबीर हैदर लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। एहतशाम पहले बताएगा जुड़वा शहरों में कितनी महंगाई महसूस की जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के जो तमाम अशिया ज़रूरियाँ वहाँ पे
आम शहरों से ज़्यादा महंगाई होती है। इस बार कितने असरात देखे जा रहे हैं? महंगाई का नया तूफान जो है वो आ गया है और जो क़ुव्वत ख़रीद है आवाम की मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त में जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ पर इस्लामाबाद के एक मकाम पर मौजूद हूँ। अगर मैं सब्ज़ी के रेट के हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ लगे हुए हैं और इस वक्त शहरी आते हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, ये बकौल यहाँ के जो ओनर हैं वो ये कहते हैं। और साथ में अगर ये मैं बताऊँ तो ये इनका अब कीमत जो है वो इसकी कीमत अब 100-120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है और इसी तरह इसके 150 रुपये जो है ये किलो फ़रोख्त हो रही है। और इसके जितने भी जिस तरह ये कद्दू है और साथ में ये गोल कद्दू, इसकी भी 120 से 150 तक की जो है वो कीमत है और ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। और साथ में अगर मैं प्याज और टमाटर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर हमारे कैमरामैन दिखा सकेंगे, ये चूँकि ये अच्छे वाले भी नहीं हैं लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो 150 और 160 में फ़रोख्त हो रहे हैं। और आलू के हवाले से अगर बात करें, आलू 120 और 150 तक वो भी फ़रोख्त हो रहे हैं, जो एक वक्त में तकरीबन 50 और 60 में ये फ़रोख्त हो रहे थे। और इसी साथ साथ जो करेले हैं ये मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं और इसके अब जो नई कीमत है वो 250 रुपये जो है वो किलो फ़रोख्त हो रही है यहाँ पर। और साथ में ये जो गोभी है, जो एक वक्त में एक गोभी आपको जो 1 किलो से ज़्यादा था वो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है यहाँ पर 170 और 150 के दरमियान जो है फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह आलू अगर बात करें, एहतशाम इस्लामाबाद में महंगाई की रुदात सुना रहे थे और रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पे मौजूद हैं शबीर हैदर। बिल्कुल जी शबीर हैदर, आप बताइएगा इस वक्त लाहौर में महंगाई की सूरत हाल क्या है, किन दामों पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं? जी, हुकूमत पंजाब के आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए हैं और आवाम जो है वो अशिया खुर्दो नोश महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है। इस हवाले से अगर बात की जाए, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यह अलामा इकबाल टाउन का इलाका है, जहाँ पर मैं एक जो किराना स्टोर है वहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें तो उनके रेट्स जो हैं वो बिल्कुल उसके जो सरकारी रेट हैं उसके बारक्स दिखाई दे रहे हैं। जिसमें बेसन की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी रेट 340 है, मगर यहाँ पर जो है मार्केट में जो है वो 400 रुपये किलो मिल रहा है। और इसके साथ अगर बात करें काले चनों की तो 345, मगर यहाँ पर 400 रुपये हैं। दाल मूंग अगर धुली हुई है तो उसकी बात कीजिए तो सरकारी रेट जो है वो 290 रुपये है, मगर मार्केट में जो है वो 400 रुपये है। इसी तरह दाल मसूर बरीक जो लोकल है उसकी बात की जाए तो 265 रुपये सरकारी रेट है, मगर मार्केट में 400 रुपये किलो है। दाल मसूर मोटी वो भी 265 सरकारी रेट है, मगर मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह दाल चना अगर बात की जाए तो 360 रुपये सरकारी रेट है, मगर मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त है। दाल चना बरीक अगर है वो 330 रुपये सरकारी रेट होने के बाद अगर बात की जाए तो इस वक्त उसका सरकार जो मार्केट में रेट है वो भी 400। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, लाहौर से बता रहे थे। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला की तरफ बनाई गई हैं, दावे हो रहे हैं, सिंगल डिजिट में महंगाई को लाने का एक वावेला किया जा रहा है, हेडलाइंस बनाई जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि अपने नुमाइंदगान को भेजें, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है और मुसलसल ये सिलसिला थम नहीं रहा, बल्कि अभी हालिया जो सर्वे है उसके मुताबिक 19 अशिया ज़रूरी हम बता रहे हैं उसमें इजाफा हो चुका है। मुल्तान का भी रुख करते हैं, हमारे साथ मौज़न है जी, मौज़न यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। मौज़न, मुल्तान में क्या हालात हैं महंगाई के? जी, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाना भी जो है वो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो गया है। अगर हम आज के सरकारी रेट की बात करें तो आज का जो सरकारी रेट है वो 585 रुपये फ़ी किलो का जो है वो रेट मुल्तान शहर में देखने में आ रहा है, जबकि होलसेल रेट में इस वक्त जो चिकन है वो 590 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो गली या मोहल्लों की दुकानें हैं, जो रिटेलर शॉप्स हैं, वहाँ पर चिकन की जो कीमत है 620 से लेके 630 रुपये फ़ी किलो तक भी जो चिकन की फ़रोख्त है वो इस रेट में जारी है। तो चिकन की जो कीमतें हैं वो गुज़श्ता तकरीबन 2 महीने से नीचे आने का नाम नहीं ले रही। जो चिकन बहुत आसानी से 300, 350 या 400 रुपये फ़ी किलो में बिकता था, आज वो 600 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं मिल रहा शहरियों को। शहरियों से जो हमारी बात हो रही है उनका यही कहना है कि बड़े का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो वो तो खाना बहुत ज़्यादा दूर की बात है, क्योंकि जो बकरे के गोश्त का इस वक्त रेट है अगर हम उसकी बात करें तो वो 2000 से लेके 2200 रुपये फ़ी किलो मुल्तान में चल रहा है। और जो बड़े का गोश्त है अगर उसकी बात कर लें तो वो तकरीबन 1000 रुपये किलो जो है वो मुल्तान में देखने में आ रहा है। सरकारी रेट लिस्ट से जो है वो
100 रुपए 150 रुपए फी किलो ज्यादा ही रेट देखने में आता है बड़े और छोटे के गोश्त की अगर हम बात कर लें। बहुत शुक्रिया। और वाहिद वो चीज़ है का गोश्त जो कि एक गरीब आदमी सोच सकता है खाने का, और अब उसको भी सोच सकता था, अब तो वो सब्जी भी नहीं सोच सकते आजकल, तो सब्जी और दालें पकाएं, आप चिकन बनाएं, सब कुछ ही अब 700 से ऊपर जा रहा है चिकन भी। और ये सूरत हाल किस वक्त काबू में आएगी ये समझ से बाहर है, लेकिन हम अब प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो है, जो ऐसे सेल्स बनाए गए हैं, उन्हें काम करने की जरूरत है, मुतहरक होने की जरूरत है। और तेल की कीमतों में भी कमी आई, महंगाई में ओवरऑल भी कमी आई, फिर भी महंगाई के समरा या महंगाई कम होने के समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे, ये सवाल निशान। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में किसी हुकूमती नुमाइंदे को भी लें और उनसे जाने कि आखिर ये माजरा क्या है। बिल्कुल ठीक है। अब जी हम महंगाई के बोझ के बाद स्कूल के जो बैग के बोझ की बात कर लेते हैं। ये भी एक मासूम बच्चों को उठाना पड़ता है, बिल्कुल बहुत भारी भरकम बैग्स होते हैं जिनको बच्चों को उठाने के बाद बच्चों के जो शोल्डर है वो थकावट का शिकार हो जाते हैं, उनकी टांगे कमर दर्द का शिकार रहती हैं। और अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर उनके ऊपर हम इतना बैग्स का बोझ लाद देंगे तो वो दब कर रह जाएंगे, ना तो उनकी ग्रोथ हो पाती है। बिल्कुल। और वो इतनी भारी भरकम किताबों को खोलने से ही उकताते हैं। तमाम हम देखें दीगर ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टैब्स दिए जा रहे हैं, हो गई हैं चीज़ें। अब इन चीज़ों की तो वैसे उसूली तौर पे ज़रूरत बहुत कम रह गई है। अगर आपको कुछ ऐसा है भी सही तो वो मेरे ख्याल में स्टेशनरी टीचर्स पहले ही साल के आगाज़ में मंगवा लेते हैं स्कूल में। तो मेरे ख्याल में वो जो बैग का कॉन्सेप्ट है इतनी भारी भरकम बोझ उठाने का, इसका सिलसिला खत्म होना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से, माहिर तालीम है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आप ही से जान लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे भारी भरकम बैग उठाए हुए हैं, इतनी किताबों की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त हमारा था जहां पर 4 से 5 किताबें और 4 से 5 की कॉपीज होती थी, अब तो एक सब्जेक्ट की 4 से 5 किताबें और फिर उनकी 4 से 5 कॉपीज। क्या समझते हैं, तालीम का मयार बेहतर हो जाता है इससे, या मयार वही है लेकिन बोझ जो है वो बढ़ा दिया गया बच्चों के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इतना अच्छा इंट्रो दिया है तो इसी में ही आपके सवाल का जवाब है। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर तालीम और तरबियत की जो हम डेफिनेशन करते हैं, बदकिस्मती से वो डेफिनेशन ही गलत है। छोटे बच्चों को एकेडमिक नॉलेज से ज्यादा जिन चीजों को सिखाने की जरूरत है वो उनके अंदर एक किरदार की तश्कील करना, उनके अंदर एतमाद का पैदा करना और उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतों को पैदा करना। ये बच्चों के ग्रेटर गोल्स ऑफ पेरेंटिंग और ग्रेटर गोल्स ऑफ टीचिंग होते हैं 8-10 साल की उम्र से पहले। जो एकेडमिक नॉलेज है वो ज़िमनी तौर पर बच्चे सीखते हैं। दुनिया में इस वक्त जो तालीमी निज़ाम सबसे ज्यादा मुस्तनद समझा जाता है वो फिनलैंड का और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का है। और उन स्कूलों में ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े बस्ते नहीं होते, बल्कि जो 10th ग्रेड है जिसको हम 10वीं जमात कहते हैं, उस वक्त तक कोई इम्तिहान भी नहीं होता। क्योंकि हमें साइकोलॉजी ये बताती है और बच्चों की तरबियत की साइकोलॉजी ये बताती है कि बच्चों के लिए एक आउटकम के इम्तिहान से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा जो उसने एक बच्चे ने 6 महीने स्कूल में गुजारे हैं तो उस प्रोसेस के दौरान जो एक्सपीरियंसेस उसको हुए हैं उन एक्सपीरियंसेस को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। और उसके बाद जब आपने वो स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस जी डॉक्टर साहब, ये फिर सारा कुछ हमारे वजारत तालीम को बीड़ा उठाना होगा या फिर स्कूल एसोसिएशन को ये तरामीम करनी होगी और ये सीखना होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक किस तरह से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं? देखो बेटा, बात यह है कि हमारे यहाँ हर कौम की ना एक नेशनल प्रायोरिटीज होती हैं। तो हमारे यहाँ एजुकेशन तो प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर आप एजुकेशन पर खर्च किया हुआ बजट देख लें, कितना बजट खर्च होता है, तो उससे ज्यादा बजट तो हम खैरात के लिए हमने रखा हुआ है। ये जो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है और ये जो इस तरह के प्रोग्राम है जिसमें लोगों को खैरात में 1000 रुपए दिया जाता है, 2-2000 या पता नहीं कितना, उसका बजट जो है वो ज्यादा है बनिस्बत तालीम के बजट के लिए। तो ये तो एक हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आपने अपने हुक्मरानों को देखा है कि वो इस बात पर बात कर रहे हो, इस सिलसिले में कोई टास्क फोर्स बनाई हो या इस सिलसिले में कोई स्टैंडर्डाइजेशन हो? जिसका दिल चाहता है गली में एक 10 मरले का मकान खोलकर एक स्कूल बना लेता है और उसको बोर्ड उसको एफिलिएट कर लेता है अपने साथ। तो किसी किस्म की कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो है ही नहीं। फिर हमें क्या करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, भारी भरकम बैग हैं, किताबों का एक बोझ है, लेकिन जो आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड वो नहीं है जो तालीम का हमारा होना चाहिए, तो कौन काम करेगा फिर अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट पर भी तालीम नहीं है, जबकि यही फ्यूचर, यही हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे आने वाले कल में इन्होंने कुछ कर दिखाना है। जी, इसके लिए वालिदैन फिर अपनी जिम्मेदारी लें।
दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग का। होम स्कूलिंग तमाम माएँ सीख सकती हैं। जिस माँ ने बीए किया हुआ है वो होम स्कूलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को सीख सकती हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते अमेरिका में था और अमेरिका के अंदर बहुत सारी मैं फैमिलीज को वहां मिला जो अमेरिका जैसे एजुकेशन सिस्टम के बावजूद अपने घर में होम स्कूलिंग करते हैं। बहुत कॉमन हुआ है और ये आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो आप इसके प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ जाएंगे। बच्चों को उस दौर में शामिल कर पाएंगे हम अगर हम होम स्कूलिंग करवाते हैं, क्योंकि बच्चे इंटेलेक्चुअल नहीं रहेंगे या बच्चे बाहर दूसरों से मिलने जुलेंगे नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि हम उस लेवल पे जा पा के हम तालीम दे सकेंगे बच्चों को अपनी? बेटा हमें चूंकि होम स्कूलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम ये समझ रहे हैं कि बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना और घर के अंदर ही उसको 2 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा याद करा देना। होम स्कूलिंग ये नहीं है। होम स्कूलिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है जिसके जरिए बच्चों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले डिफाइन किए होते हैं और जब उसकी एक खास किस्म की एज आती है, जैसे अमेरिका की मैं मिसाल दे सकता हूँ कि एक खास जब एज आती है तो उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ता है जो उस स्टैंडर्ड का इम्तिहान है जिस स्टैंडर्ड का उस एज के हिसाब से होना चाहिए। अब वो उस मंजिल पर वो कैसे पहुंचता है बच्चा, वो उसकी फ्रीडम जो है वो वालिदैन को दे दी जाती है, मगर वो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, लेकिन कम से कम ये इस तरह की खुराफात से बच जाता है जिसका जिक्र आपने सारा किया है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए माँ बाप का अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसमें माँ बाप जो है एक चीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है। कुछ स्कूलों ने डिजिटलाइज भी कर दिया चीजों को, टैब्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, लैपटॉप के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बच्चे कंफ्यूज होकर रह गए क्योंकि बुक्स का भी एक अलग से साथ में बहुत बड़ा पलंदा है, साथ में डिजिटलाइज भी कर दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो क्या करें इस सिचुएशन में? बेटा आप सारी ना अलामात मुझे बताई जा रही हो, आपके ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसके लिए इलाज करने के लिए जो डॉक्टर है वो 2 फोल्ड इसके इलाज है। एक इलाज तो है कि पेरेंट जो है वो अपनी प्रायोरिटी में बच्चों की तरबियत को लेके आए और दूसरा ये है कि हुकूमत कुछ अकल करे। आप देखें आपका जो चैनल है, कोई भी चैनल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बात कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आपके चैनल पर कितना एयर टाइम ऐसा है जिसमें आप जो दंगा मुश्ती हो रही है असेंबलियों में वो दिखा रहे हैं और कितना टाइम ऐसा है जिसमें आप बच्चों की तरबियत के लिए आपने टाइम निकालना हुआ है। तो सिर्फ हुकूमत का कसूर नहीं है, हर जो सब स्टेक होल्डर हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ना प्रिंट मीडिया कर रहा है ना सोशल मीडिया। हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ सोशल मीडिया की वजह से हैं, उससे को 1000 गुना बुराइयां हमारे सोशल मीडिया की वजह से हैं। तो अब इसमें यह कि देखिए आपका ये जो प्रोग्राम है वो आपके जो ओनर है वो भी सुन रहे होंगे, आपके सीनियर प्रोड्यूसर्स भी सुन रहे होंगे। तो भाई 24 घंटे में से जो आपका पीक टाइम है जिसमें आप 3 बंदों को बिठा के एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे रहे होते हैं और वो इमाम का मजाज खराब कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। में आप एजुकेशन के लिए क्यों प्रोग्राम रखते हैं? बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी है और सबको इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, पेरेंट्स को, वजारत तालीम को और हमें भी हैसियत मीडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको लगता है कि नेमल बदल हो सकते हैं? हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, टैब्स अगर दे दिए जाएं, ये बेहतर नहीं होगा कि कम से कम उस भारी भरकम बोझ से बच्चों को बचाया जा सके जिससे वो फिर फोकस करें अपनी तालीम पे? बेटा ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपका एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इन अलाइंड होगा। अगर आपने इम्तिहान में उसे ये पूछना है कि बताएं कायदे आजम के 14 नकात क्या थे, तो फिर 14 नकात उसको पढ़ाने पड़ेंगे। जब आपने उससे उस मेमोरी बेस्ड चीजें पूछनी पड़नी, इम्तिहान में पूछनी है, तो फिर बच्चे को मेमोरी बेस्ड चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो इसको हम टेक्निकल टर्म के अंदर अलाइनमेंट कहते हैं कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, आपका असेसमेंट का मेथड, ये सारी की सारी चीजें अलाइंड होनी चाहिए। तो लिहाजा इसके लिए ये नहीं कि हम उसका बस्ता उतार दें और उसके बाद हम उसे कहें कि चलो भाई अब तुम बगैर बस्ते के पढ़ो, फिर उसके साथ उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो भी तब्दील करना पड़ेगा और जो असेसमेंट का तरीका है वो भी चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम को पूरे के पूरे तब्दील होने की जरूरत है। जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया और सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ ये बात ठीक है कि उनके बस्ते उतार देने से, उनको टैब्स दे देने से मसला हल नहीं होगा। स्कूल को, निज़ाम तालीम को, पेरेंट्स को, वजारत तालीम को, सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा ताकि बच्चों की ग्रूमिंग है उस पर काम हो सके, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। अगर हम इनके ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे, हमारी प्रायोरिटी अगर बच्चे नहीं होंगे तो कल आने वाले दिनों में हम पछताएंगे। तो बेहतर यह है कि हम इस तमाम निज़ाम को मिलकर बेहतर करें। हम आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी।
वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ ऊंचाइयों के सफ़र की। कुछ लोग ऊंचाई पर जाकर सर चकराने लगता है, लेकिन कुछ लोग ऊंचे और नीचे रहते हुए सर चकराने लगते हैं, उन्हें ऊपर जाना होता है। उनकी ख्वाहिश होती है, उनका चैलेंज बन जाता है कि हमने जितनी भी ऊंचाइयां हैं, जितनी चोटियां हैं, उनको सर करना है। उन्हीं में से एक बहादुर नौजवान शेहरोज़ काशिफ, जो कि पाकिस्तान के हीरो भी हैं, जिन्होंने 14 चोटियां सर की हैं। 8000 से बुलंद तमाम चोटियां अब तक वो सर कर चुके हैं। क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे चुके, अगले टारगेट्स क्या हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। वेलकम कहेंगे शेहरोज़ काशिफ, पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कब आप ज़मीन पर वापस आते हैं और आपको हम अपने शो में बुलाते हैं। तो कैसा रहा ये सफ़र, और क्या बचपन से ही ये टारगेट था कि आपने सारी चोटियों को सर करना है, या किसी को देख के शौक पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज लवली। हमने पहले भी कुछ इंटरव्यूज किए हैं आप लोगों के साथ, तो इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू गाइस। मेरा ये सफ़र आपको पता है ऑफ कोर्स के कठिन एक मरहला होता है ये हर क्लाइंबर के लिए, किसी भी 8000 चोटी को सर करना। ट्रैकिंग की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन 8000 की दुनिया बहुत छोटी है। सिर्फ 60 लोग हैं इस पूरी दुनिया में जिन्होंने 14 चोटियों को सर किया है, जिनमें आप शामिल हो चुके हैं माशाल्लाह। यस। अच्छा, आपने शेहरोज़ ये 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। बहुत छोटी एज होती है, टीनेजर होता है बंदा, डर भी बहुत लगता है, इतने पुरखतर रास्ते होते हैं, और फिर तरह तरह की हर्डल्स आती हैं। मौसम भी कभी सख्त सामना करना पड़ता है, कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो कभी डर लगा हो और आपने सोचा हो नहीं बस अब मैं ये नहीं कर सकता, या फिर और ज़्यादा हिम्मत मिलती थी कि नहीं मैंने करके दिखाना है? देखिए, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फियर और एक होता है आपका गिव अप, और एक आपकी होती है अननेसेसरी रिस्क। अच्छा। तो हम हमेशा फियर होता है हमारे अंदर माउंटेन्स का। हम हमेशा कहते हैं कि अ ब्रेव क्लाइंबर इज अ डेड क्लाइंबर, लेकिन यस, हम लोग गिव अप नहीं करते हैं। हम वी क्लाइंब माउंटेन टू कॉन्कर फियर, और हम लोग कभी भी इस चीज को वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते। वी नेवर फाइट विद द नेचर एज वेल। तो हम एक बड़ी ना हम एसिड में जाते हैं ना बेस में जाते हैं, बड़ी एक न्यूट्रल लाइन पे चल रहे होते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है। तो ये ट्रेनिंग आपने ली, किस तरह से प्रैक्टिस की इसकी? कौन था आपका उस्ताद जिसने आपको ये चोटियां सर करना सिखाया? किसने आपको तरबियत दी इसकी? दो इसके लिए होते हैं, एक फिजिकल, तीन होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड टेक्निकल। तो टेक्निकल में मेरे उस्ताद थे जाहिद राजपूत, जिन्होंने स्कर्दुगा, जिनका इंस्टीट्यूट है चगोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। जो मेरे उस्ताद हैं फिजिकल ट्रेनिंग के, वो थे फहद, जिन्होंने मुझे सिखाया। और जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे मेंटल और बाकी सब चीजें सिखाई, वो सर ज़ही चौधरी। तो मतलब ये तीन उस्ताद मैंने पकड़े हुए थे अपने। हर चीज के लिए आपको एक उस्ताद की जरूरत होती है, तो यस ठीक है। अच्छा शेहरोज़, ये भी बताइएगा आपके वालिदा ने कभी वो डरी हो इस बात से कि नहीं बेटा ये मत करो, क्योंकि माएँ डर जाती हैं बच्चों को लेकर, इतनी बुलंद चोटियां सर करना, मुश्किल पुरखतर रास्तों से गुजरना, कभी मामा ने कहा हो कि नहीं बेटा बस कर दो? नहीं, मेरी मदर बहुत स्ट्रांग है, मतलब एक स्ट्रांग बेटे की स्ट्रांग माँ है। बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि सबसे मुश्किल कौन सी चोटी थी? 14 चोटियां आप सर कर चुके हैं, जिसमें आपको लगा होगा यार ये तो मैंने गलत पंगा ले लिया। मेरे लिए सबसे मुश्किल नांगा पर्वत थी। आई वाज स्टक देयर अपॉन 7000 प्लस मीटर्स। मैं और फजल साथ में क्लाइंब कर रहे थे और रोप्स नहीं थी ऊपर। हम लोग विदाउट रोप ऊपर समिट तक गए। समिट के बाद जब वापस आए नीचे तो वाइट आउट हो गया। वाइट आउट में जब क्लाउड्स आए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो 28 घंटे के लिए मैं उस जगह पे बर्फ के अंदर विदाउट नो शेल्टर से बर्फ के अंदर ऐसे पड़ा हुआ था। और पाकिस्तान में आई वाज लिटरली डिक्लेयर्ड एज डेड, और मेरे घर में मातम का माहौल था। मेरी बैकबोन जो है वो फिर मेरी जो डिस्क है वो रप्चर हो गई बॉडी में। और आपने कितनी चोटियां जो है वो बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के सर की हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपने ये कारनामा भी सर अंजाम दिया है। नहीं, मैं विदाउट ऑक्सीजन नहीं क्लाइंब करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि इंसान एक ह्यूमन बॉडी जो है वो 8000 के लिए नहीं बनी हुई। मतलब आई नेवर क्रिटिसाइज पीपल हु क्लाइंब विदाउट ऑक्सीजन, दे आर लाइक सुपर ह्यूमंस। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग हैं पहाड़ी इलाकों से जो विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं, लेकिन मैं एक सिटी बॉर्न लड़का हूँ, सारी जिंदगी पोल्यूशन में रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि
आगे जाके आपको मेमोरी लॉस और बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं आप। लंग्स कैंसर भी हो सकता है आपको, लंग्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं आपके। तो अच्छा, आपने शहरोज बताया आपकी डिस्क रैप्चर हो गई थी, अब आप ठीक हैं, बिल्कुल हेल्थी एक्टिव? अभी भी एक ऑपरेशन है, डॉक्टर रिजवान नेशनल हॉस्पिटल से जो है एक्टिवेट, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये मेरा ऑपरेशन करेंगे। पार्ट ऑफ दैट मेरी मदर का भी उन्होंने किया और मुझे इन्होंने स्पॉन्सर भी किया इस चीज़ के लिए। सो वो मुझे न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं साथ साथ, जो उनका एक्टिवेट है, और साथ साथ वो मेरे इलाज का भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए शहरोज काशिफ, इसी तरह से आप कामयाबियां समेटते रहें, चोटियां सर करते रहें। हमारी तरफ से विश यू गुड लक और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, क्योंकि मेवाजात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बैक, और आज दुनिया में मेवाजात का, या फिर यूं कहा जाए कि गिरीदार मेवाजात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मेवा जो है वो फाइबर का एक बेहतरीन जरिया होता है और ज़रूरी विटामिन और मदनियात का ज़ख़ीरा भी है, जो हमें ज़ियाबतीस और दिल के मसाइल जैसी दायमी बीमारियों से बचा सकता है। और हमें, मेरे ख्याल में, हमें सबको अपनी ग़िज़ा का, अपनी खुराक का हिस्सा इसे बनाना चाहिए। और डॉक्टर कहते हैं ना, एक मुट्ठी के बराबर तो हर बंदे को बिल्कुल खाना चाहिए। और हर एक मेवे का एक अपनी अफादियत है। और हम ये जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है आयशा खालिद, माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू शो कहेंगे आपको आयशा। आयशा, कि बात तो ये कि मुझे लगता है आप मेवाजात खाती हैं, क्योंकि स्किन हेल्थ देख के लग रहा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मेवाजात खाती हैं। कितनी अफादियत है, क्योंकि हर एक के बारे में कहा जाता है कि अपने अंदर एक अलग से फ़ायदा रखता है, कितना ज़रूरी है। और फिर वेदर जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या हम तब भी यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे, एंड ये कैसे बना 22 अक्टूबर इंटरनेशनल नट्स डे? मैं इसको, ये आप बताइए, व्हाई डू वी गो नट्स? या इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि फार्मर्स को स्मॉल स्केल पे जो इसको इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, या जिसकी काश्तकारी करते थे, बेसिकली उनको डेडिकेट करने के लिए, उनको सराहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 2015 में ये पहली दफ़ा एक कंपनी से स्टार्ट हुआ और उन्होंने इसको डेडिकेट कर दिया कि 22 अक्टूबर को हम इसका दिन मनाया करेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है कि जो नट्स हैं, आप अगर इसको देखें कि बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है। और ये आपको पता है आज की बात नहीं है, दैट इट हैज़ बिन यूज्ड मैनकाइंड से कोई लाखों साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ये स्टोर किया जाता था। इंसानों के लिए कुदरत का तोहफा ही है ये। बिल्कुल तोहफा है, क्योंकि देखें पैरिशेबल नहीं है, इसको आप आराम से रख सकते हैं। उस ज़माने में आसानी नहीं होती थी चीज़ों को कैरी करते हुए, जब ख़ास तौर पे देखें बहरी सफ़र के दौरान उनको एनर्जी का सोर्स चाहिए होता था इंस्टेंट। जंग के दौरान आपको, जंग के दौरान बहरी सफर कर रहे थे, रोड से करते, ट्रैवलिंग के दौरान व्हाट दे यूज्ड टू डू कि दे वुड कीप द अमाउंट, सर्टेन अमाउंट अपने अपने बैग्स में फॉर एग्जांपल कैरी कर सकते, और वो उसको बड़े आराम से जब ज़रूरत होती थी, हस्बे ज़रूरत वो इस्तेमाल किया करते थे अपनी एनर्जी के लिए। एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ना, और बिल्कुल है के बराबर। और उनकी डाइट का बड़ा एक स्टेपल हिस्सा, जैसे हमारे यहाँ रोटी चावल हुआ करता है और उनके लिए हुआ करता था, और नट्स हुआ करता था। और ये एक बड़ा इसका इंटेग्रल उनकी ज़िंदगी में पार्ट प्ले करता था, रोल प्ले करता था। अब हमारे यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल या बिल्कुल छोड़ देते हैं या बहुत बेदरेक कर रहा है। और मसला भी है कि हमें सिर्फ मंसूब कर दिया सर्दियों में हमने ड्राई फ्रूट खाना है, गर्मियों में एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज, कॉन्सेप्ट कितना सर्दियों में बेतहाशा खाना है, गर्मियों में हमने खाना है, गर्मियों में नहीं खाना क्योंकि गर्म होते हैं। हाँ, क्योंकि गर्म होते हैं। और ये गर्म सर्द की जो मिथ है, बीइंग अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आईड यू नो नल एंड वॉइड दिस थिंग कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर किसी का अपना एक बॉडी का वो ज़रूर हो सकता है कि रिस्पॉन्स क्या है टू सर्टन फूड। जैसे कई लोगों को चाय कॉफ़ी का बड़ा एक वो इशू रहता है कि एतदाल के साथ खाना भी तो बड़ा जरूरी है ना, जिस भी मौसम में खाएं। हाँ, एतदाल के साथ खाएं। सो कमिंग बैक टू द नट्स वाला पॉइंट कि व्हाई शुड वी गो नट्स एंड व्हाई डू वी गो नट्स, नट्स वाला नट्स। नट्स को अगर हैंडफुल अमाउंट में आप डेली इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है,
ये इसका RDA आप कह लें कि एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है कि अगर हम इसको डेली हैंडफुल इस्तेमाल कर लेते हैं तो देयर इज नो हार्म। कि आसान जुबान में कहा जाता है कि मुट्ठी भर तमाम मिक्स जो नट्स हैं वो आप खा लें, कोशिश करें मिक्स खाएं, यानी आमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज, पिस्ताशियोज। सही टाइम क्या है इसको खाने का? निहार मुंह या नाश्ते के बाद दिन के टाइम में क्या सही टाइम है? निहार मुंह भी खाया जा सकता है। इसका बेस्ट टाइम है अगर आप इसको स्नैकिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, अपने मेजर मील के तौर पे इस्तेमाल ना करें। अब प्रॉब्लम ये है जुनैद, अब देखें आप अक्सर क्या होता है कि नट्स सामने रखे हुए हैं, वो बोल के अंदर अगर गलती से नट्स पड़े हैं तो वो जब तक खाली नहीं हो जाएगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। राइट प्रैक्टिस इज दैट हैंडफुल at any given time of the day, preferably snacking के टाइम। कुछ जो नट्स हैं जिसमें खासतौर पे पीनट्स हैं, वो तो हमारी मूवी चल रही हो खास तौर पे, और जो तो पॉपकॉर्न की तरह पॉपकॉर्न तादाद में खा लिए जाते हैं, और जब तक वो सफाया नहीं हो जाएगा हम उसकी जान नहीं छोड़ते, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? अच्छा, अभी जिस तरह आपने बोला कि डिफरेंट नट्स की अफादियत, एक्चुअली एक हैंडफुल ऑफ नट्स आपको देता है कोई 45 से 50 कैलोरीज, 60 कैलोरीज, 70 कैलोरीज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स साइज ऑफ द फ्रूट, ड्राई फ्रूट। अब उसमें अगर आप देखें तो बादाम भी उतनी कैलोरीज दे रहे हैं, यानी कोई 6 बादाम 1 सर्विंग कहलाएगी, 2 से 3 अखरोट 1 सर्विंग कहलाएगी, ठीक है, 2, 4, 6 काजू 1 सर्विंग कहलाएगी, वो आपको 45 से 50-60 कैलोरीज दे रहे हैं। अब अगर हम उसका ज्यादा इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली कैलोरीज भी बढ़ रही है ना। अब लोग कहते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है अक्सर, यानी यू नो व्हेन पेशेंट्स कम टू मी या मेरे क्लिनिक पे, चूंकि मैं क्लिनिक की प्रैक्टिस, हम ज्यादातर ये कहते हैं कि सर्दियों में हमारा वेट बढ़ रहा है क्योंकि हम नट्स इतनी ज्यादा तादाद में खाते हैं, और उसका हम रीजन कुछ और समझ रहे होते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो जो कि है भी ऑफ कोर्स, बट एक्चुअली रीजन ये भी होती है कि वो बहुत कम टाइम में बहुत कम चीज आपको ज्यादा कैलोरीज दे रही होती है। उससे क्या होता है कि ऑफ कोर्स अब कैलोरी जब आपकी बढ़ी तो आपका वजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए, फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से। रोशनी डाली कि अफादियत पे भी किस नट का खाने का क्या फ़ायदा होता है और कितने तनासुब के साथ, यानी कि अभी हम देख रहे थे रिसर्च के अंदर कि अखरोट जिसका आपने भी जिक्र किया उससे वेट कम भी होता है, क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुना था कि उससे दिमाग तेज होता है, तो क्या वाकई में ये बात भी ठीक है वेट कम होने में? नो, आई वोंट से कि वेट कम होता है, एज आई सेड कि आप जब ज्यादा खाएंगे वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर एक बैलेंस्ड अमाउंट में आप खा रहे हैं, एक सर्विंग के मुताबिक, एक RDA के मुताबिक, जो कि एक हैंडफुल है, 2-4 अखरोट अगर आप डेली खा लेते हैं उससे बिल्कुल वजन आपका नहीं बढ़ेगा, रादर कंट्रोल में रहेगा। वजन कम कराने के लिए भी मैं डाइट में ऐड करती हूँ कि अगर आपने नाश्ता इतने बजे किया है तो 10 से 12 के दरमियान, यानी मिड मॉर्निंग के दरमियान अगर आप स्नैकिंग कर लें हल्की फुल्की, जैसे आप एक हैवी मील लेने की बजाय आप नट्स ले लें तो वो ज़्यादा, जैसे हम जैसे लोग ऑफिस में काम करने वाले इन आवर्स में वो उस तरह से अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो ये जो नट्स हैं दे आर वेरी, they make you feel satiated, healthy texture के साथ साथ ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपकी बहुत एक न्यूट्रिशियस वो आपको डाइट फराहम करता है। मैंने एक बॉक्स रखा होता है गाड़ी में, बिल्कुल, और मेरे बच्चे भी जब गाड़ी में बैठते हैं तो उन्होंने भी उसमें से खाना है, मैंने भी उसमें से खाना है कि जब हमने गाड़ी में ट्रैवल करना, हमें भूख लग रही है तो स्नैकिंग के तौर पे हमने उसमें यूज़ करना है। अब समटाइम बच्चे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, उनको उस तरह से टेक्सचर से उनका हम इंट्रोडक्शन नहीं कराते बचपन से ही, तो बहुत ज़रूरी है ये बच्चों वाला पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम उनकी नशोनुमा, जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बाकी सारी चीज़ों के साथ डाइट का हिस्सा होना ये जरूर हिस्सा बनाएं ताकि उनके पास एक स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग बजाय चिप्स के और इधर उधर, तो ये बहुत बेहतर है। कैंटीन में जाकर अगर स्कूल में खास तौर पे जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें ऐड कराते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी, और अपनी डाइट बनाइए, बच्चों की डाइट का हिस्सा बनाइए, उसके जो फवायद हैं उससे मुस्तफीद हों, क्योंकि आगे तो वैसे भी मौसम आ रहा है, लेकिन इस मौसम तक इसको महदूद ना करें। बिल्कुल, आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं अगर एतदाल के साथ आप खा रहे हैं, और फिर इसको उस वक्त के लिए रख लें जब आपको बहुत भूख लग रही हो और आपके पास खाने के लिए और ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को सेहतमंद बनाइए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।